एक बात बता, 2-3 बटन बनाने के तुझे कोई क्यों पैसे देगा? इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है कोडर्स और डेवलपर्स को, तुझे फालतू का रिस्क उठाना क्यों है? बट मुझे अब पता है क्या करना है। क्या फ्रीलांस? नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक वेबसाइट बनाऊं अपनी खुद की। कौन सा प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या मैंने? कोई पता नहीं कहां से आ जाती है ये डिजाइनिंग करने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज़ में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूँ अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। Alright, welcome to lecture 6. आज हम सीखेंगे UI टाइपोग्राफी, बट टुडेज सेशन इज गोना बी वेरी बेसिक। ऊपर से सिर्फ थ्योरी समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हैंड्स ऑन होगा, बट ये थ्योरी एब्सोल्युटली सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है, सिंपली बिकॉज बहुत सारे लोग चीज़ें एज इट इज़ समझ लेते हैं। अगर उनको बोले कि रेम्स यूज़ करो, एम्स यूज़ करो, पिक्सल यूज़ करो, उनको पता नहीं होता, वो एज इट इज़ यूज़ करने लग जाते हैं। कहीं से भी कोई भी सिस्टम उठा लिया, उसको कॉपी कर लिया, कुछ भी विजुअली देख लिया, कॉपी कर लिया। बट जब आप विजुअली किसी टाइप सिस्टम को देखते हो तो उसकी आप सटल्टीज़ को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सटल्टीज़ इंस्टेंटली विजिबल नहीं होती। तो कैसे अपने पैराग्राफ्स के टेक्स्ट स्टाइल्स डिक्लेयर करने, हेडिंग्स, यूआई टेक्स्ट, कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट डिफर होगा, वो सारी बातें समझेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपने इससे पहले के 5 एपिसोड्स देख लिए हैं। ये पूरी 15 एपिसोड की सीरीज़ है, आप 6th एपिसोड पे, सो आई हैव मेड श्योर कि आप इसके बेसिक समझ पाओ। तो अगर आपने नहीं भी देखे तो इट्स ओके, इस वीडियो के बाद देख लेना। एंड यू स्टार्ट वॉचिंग द ऑफिस आवर्स प्लेलिस्ट ऑन फिग्मा's यूट्यूब चैनल। तो गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट होती है, न्यू फीचर्स की होती है, बट एक ऑफिस आवर्स की प्लेलिस्ट भी होती है जिसके एपिसोड थोड़े लंबे होते हैं। बट अगर आपने उनको देखना शुरू कर दिया और अपने लेसन्स को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया तो यू विल लर्न सो मच, यू विल एक्चुअली थैंक योर सेल्फ। देन यू स्टार्टेड रीडिंग मीडियम आर्टिकल्स ऑन डिज़ाइन। मीडियम पे इतना नॉलेज है कि आपको यकीन नहीं होगा। इनफैक्ट मैं खुद बहुत सारे मीडियम आर्टिकल्स रिलीज करने लग गया हूँ। दे आर रनिंग पैरेलल एज आई अपलोड न्यू एपिसोड्स, तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर कुछ भी नहीं करा है तो यू कैन फिनिश योर सिलेबस आफ्टर दिस वीडियो। इन दी एंड आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि इसमें से कुछ भी फायदेमंद नहीं है अगर आप अपने दिमाग और शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो। अब सिस्टम बनाने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम किस फॉन्ट का सिस्टम बनाएं। तो चूजिंग द राइट फॉन्ट रियली मैटर्स। अब या तो आप अपने फॉन्ट को वेबसाइट पे अपलोड करके यूजर्स से डाउनलोड करवा सकते हो, या उसको ऑनलाइन फेच करवा सकते हो। तो जब कोई आपको बोलता है कि मैं ये फॉन्ट फेच कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली डाउनलोड नहीं करता। आपके कोड के अंदर एक SRC लिंक होता है और इस लिंक के थ्रू आपका फॉन्ट आ जाता है। तो दिस इज फास्टर देन डाउनलोडिंग ऑफ फॉन्ट फाइल। तो अगर आप बहुत फैंसी फॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो OTF या TTF फाइल होती है उसको डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो समझदारी ये होती है कि आप एक अच्छा फॉन्ट यूज़ करो जो ऑनलाइन सोर्स हो पाए थ्रू अ CDN आई थिंक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। हमें इसकी डेप्थ में नहीं जाना, बट बेसिकली क्लाउड से फेच होता है। और जो भी फॉन्ट यूज़ करो उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेट्स हो, लाइट हो, मीडियम हो, सेमी बोल्ड हो, एक्स्ट्रा बोल्ड हो, ब्लैक हो, जिससे आपको हायरार्की डिक्लेयर करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। और ऐसे फॉन्ट्स को सुपर फैमिली फॉन्ट्स भी कहते हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ गूगल फॉन्ट्स यूज़ करने को, बिकॉज फर्स्टली दे आर ओपन सोर्स एंड दे आर वेरी इजी टू लोड। जो हमने फेचिंग की बात करी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपके प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को लोड होने में। इस एग्जाम्पल के लिए हम इंटर यूज़ करेंगे। इट इज़ अ वंडरफुल फॉन्ट, बट डिस्क्लेमर ये है कि वी आर सिंपली स्क्रैचिंग द सर्फेस। आपको इसके बाद ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट थ्रू द सेशन में थोड़े वेबसाइट्स, थोड़े ब्लॉग्स का रेफर करूँगा, तो उनको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइपफेस टेस्ट दिखा था मुझे बाय जेसिका हिश, एंड आई होप दैट आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट. शी सेड कि अगर आप अपर केस आई, लोअर केस एल और नंबर 1 को कंपेयर करोगे तो आपको लेजिबिलिटी का एक बहुत अच्छा टेस्ट मिल जाएगा. तो जैसे इंटर में आप नोटिस करो अपर केस आई और लोअर केस एल ऑलमोस्ट सिमिलर है, रोबोटो में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मोंडा जो कि एक और पॉपुलर गूगल फॉन्ट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है. बट यू नो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ. ज़रूरी नहीं कि आपको ये टेस्ट लेना है. मैंने पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. बिफोर डिक्लेयरिंग आर टेक्सटाइल्स हमें पता होना चाहिए कि ये टेक्सटाइल्स यूज़ कहाँ होने हैं, क्योंकि आपकी हेडिंग्स के लिए अलग होगा, टेक्स्ट के लिए अलग होगा, पैराग्राफ के लिए अलग होगा, बट एक और कैटेगरी होती है लेबल्स की, जो बहुत सारे नए डिज़ाइनर्स भूल जाते हैं. तो अगर आप इनपुट फील्ड बनाते हो तो इनपुट फील्ड के ऊपर एक लेबल आता है. इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हर टेक्स्ट के बीच में ज़्यादा स्पेस है जिसको कर्निंग कहते हैं. तो इसका टेक्सटाइल अलग से डिक्लेयर होता है और ये सेम टेक्सटाइल और भी जगह यूज़ आ जाता है. जैसे कि ये कंपोनेंट है एक रैंडम वेबसाइट पे, अगर मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ तो वहाँ पे ऊपर ये कैटेगरी डालने के लिए भी मैं ये सेम टेक्सटाइल यूज़ कर सकता हूँ. तो काफ़ी लोग इसको आईब्रो कहते हैं, किकर्स बोलते हैं, ओवरलाइंस बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज़ बेसिकली टेक्स्ट विच इज़ कैपिटल एंड थोड़ी कर्निंग ज़्यादा होती है. इट्स टू सेट कॉन्टेक्स्ट. काफ़ी लोगों को हाइफन्स तो पता है, बट हाइफन्स के अलावा भी बहुत तरीके के डैशेस होते हैं और हम ये सिस्टम से थोड़ा दूर जा रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप टाइपोग्राफी को एक्चुअली में जो टाइपोग्राफी की ब्यूटी है अगर उसको आप समझना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है. तो जो सबसे कॉमन है जो आपके कीबोर्ड पे इजीली अवेलेबल होता है प्लस के लेफ्ट साइड पे, दैट इज एक्चुअली योर हाइफन विच इज़ द स्मॉलेस्ट डैश. एंड ये यूजुअली दो वर्ड्स को स्टिच करने के लिए यूज होता है. तो अगर हम बोले लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स या हाई टेक बिजनेसेस या क्लोज अप, तो ये जो बीच का डैश है इसको हम कहते हैं हाइफन. एंड कभी कभी अगर आपका एक कंटेनर हो उसके अंदर अगर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखना हो और वो टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो जाए क्योंकि इट हिट्स द वॉल, तो एंड में ये डैश जो होता है, ये जो हाइफन होता है, वही उस वर्ड को स्प्लिट करता है टू कंटिन्यू इट टू द नेक्स्ट लाइन. मीडियम पे एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, इट्स कॉल्ड द टाइप स्नॉब, रिटन बाय पाब्लो स्टैनली, हु इज अ वंडरफुल डिजाइनर. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड आई वुड जेन्युइनली रेकमेंड कि आप सब ये पढ़ो. इट इज अवेलेबल ऑन मीडियम. फिर आता है आपका एन डैश विच इज यूज्ड इन डेट्स या नंबर्स या रेंजेस बताने के लिए. तो अगर मैं लिखता हूँ 1998 से 2021, तो ये हाइफन नहीं है, ये एक्चुअली एन डैश है. या पेजेस 24 to 50, ये एक्चुअली में एन डैश है. तो काफ़ी केसेस में अगर आपको कोई जर्नी बतानी हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट बताना हो, जैसे दिल्ली टू न्यूयॉर्क फ्लाइट, तो उसके अंदर भी एन डैश ही यूज होता है. पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको एक्सेस कैसे करें. तो अगर आप ऑप्शन प्लस हाइफन की लगाते हो मैक पे तो वहां से आप एन डैश यूज कर सकते हो. ऑल्सो जस्ट वांटेड टू चेक, आप लोगों को कंट्रोल कमांड स्पेस शॉर्टकट पता है? Because it opens your emoji keyboard, which can really help you when you're working on Notion or even in your UI or landing pages or any fort. So बहुत easily आप लैपटॉप पे सारे emojis access कर सकते हो using control command space. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये n आया कहाँ से, और आगे हम m डैश भी सीखेंगे ये आया कहाँ से. तो पुराने ज़माने में जब प्रिंटिंग ब्लॉक से होती थी तो एक रेफरेंस चाहिए होता था. तो अगर ये m डैश है तो ये इक्वल होता था उनके एम ब्लॉक लेटर की विड्थ के. अगर एन देखा जाए तो यहां तक होता था, हाइफन तो सबसे छोटा है ही. तो पर सी कन्वेंशन है कि इसको एम बोलते क्यों है. एम का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एम लेटर की विड्थ से रिलेटिव है, इसीलिए इसको एम बोलते हैं. बट हमारे को इसको सीखने की जरूरत क्या है, क्योंकि आगे जाके हम समझेंगे कि एम्स क्या होते हैं, रेम्स क्या होते हैं, और वहां पर हमारे को ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी. जो सबसे बड़ा डैश है वो एज आई सेड इट इज द एम डैश, and they are mostly used for adding a break in a sentence. तो कभी कभी आप लिखते हो it is a great resource, pause, it is the only resource you need. तो अगर आप नोशन पे भी कुछ लिखते हो, आप डैश डालते हो या मीडियम पे भी डैश डालते हो, तो वो अपने आप ही एम डैश बन जाता है. तो यू कैन एक्सेस दिस बाय ऑप्शन शिफ्ट एंड हाइफन की ऑन योर मैक. एंड एक वेबसाइट है practicaltypography.com. I would recommend you guys to go to this website and read the Buttericks practical typography article. It is absolutely in-depth, very detailed. अगर आपको शौक हो then this is a very very good place to start learning. अब हम आते हैं systems पे, which is the interesting part, the meaty portion of this video.
मोस्ट केसेस में जो आपका यूआई होता है उसके अंदर 3 कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट होते हैं। यूआई टेक्स्ट होता है, लेबल्स होते हैं और पैराग्राफ्स होते हैं। और भी वैसे बहुत चीज़ें हो सकती है, बट मेजरली इन्हीं 3 बकेट्स में आपका टेक्स्ट आ सकता है। तो आपका जो प्रोडक्ट डिजाइन सिस्टम है उसके अंदर हम यही 3 बनाएंगे। जो अगर आप एक मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे हो सकता है चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो मार्केटिंग सिस्टम सेपरेट हो सकता है। मार्केटिंग का टाइप सिस्टम हम बाद में कवर कर सकते हैं, बट अगर एक प्रोडक्ट की बात की जाए, एक वेब प्रोडक्ट की या एक फोन के प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर या तो यूआई टेक्स्ट होगा या लेबल्स होगा या पैराग्राफ्स होंगे। अब यूआई टेक्स्ट और पैराग्राफ्स देखने में बड़े सिमिलर लगते हैं, बट उनमें एक मेजर डिफरेंस जो होता है, उनकी डेक्लेरेशन में जो डिफरेंस होता है वो होता है लाइन हाइट में। अब समझते हैं कि लाइन हाइट क्या है, और लाइन हाइट के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें समझनी है। जब आप फिग्मा में कोई भी टेक्स्ट बनाते हो तो राइट साइड पे एक पैनल होता है जहाँ पे ये सारी डिजाइन प्रॉपर्टीज होती है। मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया है ब्लैक के बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए, बट बेसिकली ये सब प्रॉपर्टीज होती है। फॉन्ट हमें पता है, वेट हमें पता है, बट ये जो 5 प्रॉपर्टीज है, इनफैक्ट अलाइनमेंट भी हमें पता है, बट ये 5 प्रॉपर्टीज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। थोड़ा आता है सबको, बट इनकी डेप्थ काफी लोग नहीं समझते। तो इस वीडियो में तो अभी हम सिर्फ 1 और 3 ही पिक करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे हम 2, 4, 5 ये सब भी इवेंचुअली पिक करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ये मेरी एक हेडिंग है, टाइपोग्राफी इज प्रीटी ऑसम, और थोड़ा सा सब टेक्स्ट है। अब देखते हैं कि इसमें लाइन हाइट कैसे चेंज हो रही है। जो मेरी हेडिंग है उसकी लाइन हाइट है 120%, और जो मेरा सब टेक्स्ट है उसकी लाइन हाइट है 150%। अब आप ये बोलोगे कि इतना बड़ा फॉन्ट है, सबकी लाइन हाइट सेम कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए आपको अलग अलग लाइन हाइट डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब आप डिक्लेयर कर रहे हो परसेंटेजेस में, बट जो आपका डेवलपर है वो हमेशा प्रेफर करेगा कि आप उसको पिक्सल्स में दो। तो राइट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप हर एक अलग अलग हेडिंग या अलग अलग साइज के पैराग्राफ या अलग अलग टेक्स्ट के लिए डिक्लेयर करो कि यही पिक्सल में इसकी लाइन हाइट है। एंड अगर आप बोलो कि भाई मेरी एक 64 पिक्सल की हेडिंग है, फिर एक 60 पिक्सल की हेडिंग है, और मे बी 58 पिक्सल की हेडिंग है, तो पहले मन आप डिसाइड कर लो कि इन सब की लाइन हाइट होगी 120%, 120%, और फिर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो कि 120% ऑफ 64 कितना है, 120% ऑफ 60 कितना है, 120 ऑफ 58 कितना है, बट फाइनल वैल्यूज उनको पिक्सल्स में ही दो। और एक बेसिक थंब रूल ये होता है कि एज फॉन्ट साइज डिक्रीजेस द लाइन हाइट इंक्रीजेस। तो इट इज जस्ट अ बेसिक थंब रूल जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपके सब टेक्स्ट का लाइन हाइट ज्यादा हो गया हेडिंग से, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है thegoodlineheight.com एंड इट विल रियली हेल्प यू टू गेट अ किक स्टार्ट। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉन्ट साइज डाल सकते हो और आपको वेबसाइट फटाफट से बता देगी कि क्या लाइन हाइट हो सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स है, इसको जरूर चेकआउट करना। अब अगर लाइन हाइट समझ आ गई, मुझे पता चल गया कि ऐसे लाइन हाइट फॉन्ट साइज बढ़ता है, लाइन हाइट घटती है, बट इसको यूज कैसे करें, तो हम यूआई टेक्स्ट की बात करते हैं। यूआई टेक्स्ट होता क्या है? लेट कर लो कि मेरा एक ही कंपोनेंट है जो कि एक प्रोफाइल कंपोनेंट है, मतलब एक पिक्चर है, मेरा नाम है और मेरी डेजिग्नेशन है। इस केस में जो आपकी लाइन हाइट है, इट नीड्स टू बी एज टॉल एज योर टेक्स्ट। दैट इज 100%। ऐसा नहीं कि 110% कर दिया। अगर आपने 110% कर दिया तो जो आपकी लाइन हाइट है वो टेक्स्ट से बाहर एक्सीड कर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट कर लो ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरी टेक्स्ट की बाउंड्रीज है 100% लाइन हाइट में। तो मैं अपने डेवलपर को बोलूंगा कि प्लीज इन दोनों के बीच का स्पेस 4 पिक्सल कर दो, एंड दैट इज ग्रेट, राइट? बट अगर आपके टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी इंटरनल पैडिंग हुई, यानी ये मेरा अंश लिखा हुआ है, एंड इंस्टेड ऑफ दिस, ये मैंने अंश, मेरा 2 अलग अलग लाइंस है, इंस्टेड ऑफ दिस इसके अंदर एक एक्सटर्नल लाइन हाइट भी है, तो ये मेरी लाइन हाइट कुछ 120% है, ये 120% है। तो जब मैं डेवलपर को बोलूंगा कि इसके बीच में आप 4 पिक्सल का गैप दे दो, तो ये एक्स्ट्रा पैडिंग मुझे अननेसेसरली झेलनी पड़ेगी, विच आई डोंट वांट। तो मैं बोलूंगा 4 पिक्सल, दिखेगा मुझे 7 पिक्सल्स का गैप। क्यों? क्योंकि लाइन हाइट ज्यादा डली हुई है इनसाइड द फॉन्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट में ऑन द अदर हैंड, ये थी यूआई टेक्स्ट की बात, पैराग्राफ टेक्स्ट में आप 100% नहीं रख सकते क्योंकि इट विल लुक वेरी टाइट।
तो ये मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट है जिसमें 2 लाइंस तक जा रहा है और इसमें मैंने लाइन हाइट 100% रखी हुई है। तो देखो कितना टाइट लग रहा है। यही अगर मैं इसको 150% कर दूं तो देखो कितना ज्यादा स्पेस आ गया, कितना मुझे ब्रीदिंग स्पेस मिल गया जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो ये डिफरेंस है आपका यूआई टेक्स्ट में और पैराग्राफ में, इसीलिए आपको दोनों को अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप सेम डिक्लेयर कर दोगे तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होंगे ही होंगे। अब आते हैं हम लेटर स्पेसिंग में। ये हेडिंग और ये हेडिंग वर्डिंग वाइज तो सेम है, बट विजुअली ये बेटर लग रहा है और ये बहुत स्पेस्ड आउट लग रहा है। जैसे ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ लेटर स्पेसिंग और कर्निंग और ट्रैकिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग होता है। बट अगर आप यहां पे -3% करते हो राइट साइड पे फिग्मा में, और अगर आप फिग्मा के इंस्पेक्ट कॉलम में जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये एम लिखा हुआ है, उसने परसेंटेजेस को एम में कन्वर्ट कर दिया है। ये क्यों, ये एम कहां से आया और इस एम का मतलब क्या है? और अब हम एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ गए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आर एम्स एंड रेम्स। रेम्स भी काफी लोगों ने सुना होगा। सी, पिक्सल्स आर एब्सोल्यूट, रेम्स आर रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि 12 पिक्सल्स की मेरी हेडिंग है और मैंने ये कोड कर दिया है एब्सोल्यूट पिक्सल्स में, तो चाहे कंप्यूटर इतना हो या बहुत बड़ा हो, हर जगह सेम 12 पिक्सल की हेडिंग आएगी। बट अगर मैं ध्यान से एक यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरा मन है कि भाई हो सकता है यहाँ पे 12 पिक्सल हो, यहाँ पे हो सकता है 14 पिक्सल्स हो और यहाँ पे 18 पिक्सल्स हो, वरना इस आदमी को कितना अपनी आंखों को स्क्विंट करना पड़ेगा हेडिंग को पढ़ने के लिए। तो ये चीज पिक्सल में नहीं हो सकती। यहां पे आपके आते हैं रिलेटिव यूनिट्स, और रिलेटिव यूनिट्स मेक श्योर करते हैं कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, अलग अलग डिवाइस साइज के लिए वो अपने आप को अडेप्ट कर ले। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी डेस्कटॉप पे मेरी वेबसाइट या प्रोडक्ट खोल लो, आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। तो रिलेटिव यूनिट्स जो होते हैं, जो फॉन्ट के लिए हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में, वो इन्फ्लुएंस होते हैं अदर फैक्टर्स के, कि आपका कंप्यूटर कितना बड़ा है, आपकी कोई सेटिंग्स तो नहीं ऐसी हुई हुई। एंड जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। जो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसको व्यू पोर्ट कहेंगे। तो जो विड्थ है आपके लैपटॉप की वो हो गई व्यू पोर्ट विड्थ, जो हाइट है वो हो गई व्यू पोर्ट हाइट। तो जो पॉपुलर रिलेटिव यूनिट्स है वो होते हैं परसेंटेजेस में, फिर आपका ये एक व्यू पोर्ट विड्थ आता है, व्यू पोर्ट हाइट आता है, बट मोस्ट कॉमन एम्स और रेम्स है, और अब तो बिल्कुल ही रेम्स पे ही सब लोग आ गए हैं। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपके ब्राउजर में एक बेस फॉन्ट साइज होता है एंड इन मोस्ट केसेस इट इज सेट टू 16 पिक्सल। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो अगर आप उसकी सेटिंग्स में जाओ, उसकी अपीयरेंस सेटिंग्स में जाओ, या ऊपर सर्च में टाइप करना फॉन्ट, तो आपको एक फॉन्ट साइज की सेटिंग दिखेगी। जब उसको क्लिक करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे एक फॉन्ट साइज सेट हुआ हुआ है इस पॉइंट पे, ऐसे फॉन्ट साइज पे टाइनी और ह्यूज के बीच में, और यहाँ पे लिखा होगा 16, मतलब ये 16 पे सेट हुआ हुआ है। अगर कोई आदमी बहुत बूढ़ा है और उसको 16 फॉन्ट साइज दिखता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, इस सेटिंग को यहां ले आएगा कि वो जब भी अपना लैपटॉप खोले उसको सारी वेबसाइट्स बड़े बड़े फॉन्ट साइज पे दिखेगी, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि एक वेबसाइट का फॉन्ट साइज सबके लिए वैलिड है। तो यूजर की सेटिंग्स के हिसाब से वेबसाइट चेंज होने लग जाती है। अगर किसी को छोटा फॉन्ट साइज देखना है तो वो वैसे रेंडर हो रही है, बड़ा फॉन्ट साइज देखना है बिकॉज ऑफ लो विजन तो वो अपने आप रेंडर हो रही है। तो जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले आया एम, और ये एम भी कहां से आया? अगर आप ध्यान से समझो, जब हमने प्रिंटिंग की बात करी थी तो हमने बोला था कि 1M का मतलब है इस एम ब्लॉक की विड्थ, बट ये एम भी कहां से आया? ये एम कितना बड़ा है? इतना है, इतना है, इतना है। तो ये एम डिपेंड करता है आपके बेस फॉन्ट साइज पे। मतलब कि अगर आपने क्रोम में अपना बेस फॉन्ट साइज 16 पिक्सल सेट किया हुआ है तो 1M का मतलब है 16 पिक्सल्स। That is how it works. That is referencing to that 16 pixels. But अभी आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये भी गलत है। वो क्यों? एंड ऑब्वियसली आप बोल रहे हो कि अगर एम्स था, ये तो बहुत लॉजिकल साउंड कर रहा है, तो रेम्स की क्या नीड थी? एम्स भी तो रिलेटिव ही है, तो रेम्स क्या है? एम्स एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड फॉन्ट साइजेस ले आता है, और वो क्यों ले आता है? इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। फिर से बोलूंगा कि ब्राउजर का फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल। मेरी एक वेबसाइट है जिसपे कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट है, ये मेरा फाइनल कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाल दी है, एंड मेरा ये हेडिंग है और मेरा सब टेक्स्ट है।
अब अगर हम थोड़ी डेवलपमेंट लिंगो में जाए, डेवलपर्स की तरह बात करें, तो ये जो बड़ा बॉक्स है ये है मेरा पेरेंट कंटेनर, और पेरेंट कंटेनर के अंदर जो सब भी आएगा वो माना जाएगा उसका चाइल्ड एलिमेंट। तो ये पिक्चर एक चाइल्ड एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा कंटेनर एक चाइल्ड एलिमेंट है। बट ये चाइल्ड एलिमेंट भी बहुत चीजें अपने अंदर रखता है। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि ये चाइल्ड एलिमेंट, ये पेरेंट। बट अगर मैं सिर्फ इस चाइल्ड एलिमेंट को मानूं तो ये चाइल्ड एलिमेंट किसी और का भी पेरेंट है। इसके अंदर मेरी एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। तो ये जो पैराग्राफ है ये हो गया मेरा चाइल्ड पैराग्राफ, और ये कंटेनर बन गया मेरा पेरेंट कंटेनर फॉर दिस चाइल्ड पैराग्राफ। कूल। अब मेरे को फॉन्ट साइजेस डिक्लेयर करने हैं। मैंने ये फिग्मा पे डिजाइन बना दिया, हैंड ऑफ का टाइम आ गया, डेवलपर कह रहा है मुझे बताओ कौन सा टेक्सटाइल कहाँ जाना है। मैंने बोला कि मेरा बेस फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, तो 24 पिक्सल्स की जगह ये मेरी हेडिंग है, ये 24 पिक्सल्स की है मेरे डिजाइन्स में, और ये मेरी है 12 पिक्सल। बट हम बहुत अहेड है जिंदगी में, तो हमने बोला कि हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो हम पिक्सल का भी यूज नहीं करेंगे, हम एम्स यूज करेंगे। तो मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन करी, मैंने बोला ठीक है 24 पिक्सल्स की जगह मैं 1.5 एम लिख दूंगा, 12 पिक्सल्स की जगह मैं 0.75 एम लिख दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एम, मुझे पता है कि एम का मतलब है 16 मेरे केस में, तो 24 के लिए मुझे 1.5 चाहिए और 12 पिक्सल के लिए मुझे 0.75 एम चाहिए। एज सिंपल एज दैट। तो पिक्सल्स को मैंने रैम में कन्वर्ट करके डेवलपर को दे दिया। जब डेवलपर ने वेबसाइट कोड करी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 12 पिक्सल, मुझे मिला 18 पिक्सल। मैं बोला ये कैसे हो गया। अब समझते ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये समझ रहे थे कि मैंने 24 को 1.5 एम कर दिया है, 12 पिक्सल्स को 0.75 एम कर दिया है। बट हुआ क्या कि ये जो एम था ये 16 को रेफर करने की जगह अपने पेरेंट कंटेनर को रेफर करने लग गया। मतलब इट डजंट मैटर आपने क्रोम में क्या लिखा है, आपके रूट एलिमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, उसने बोला कि मेरा पेरेंट का फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल, तो मैं इसको रेफर करूंगा। अब बाकी दुनिया के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन यू यूज एम्स, एम इज रिलेटिव टू द पेरेंट, whereas we were expecting that it would be relative to the Chrome settings or the entire website. But आप Webflow में भी अगर आप काम करते हो तो you would know कि आप specific parent containers को भी font sizes allot कर सकते हो। तो M जब आप यूज करते हो तो आपको because of nesting unexpected font sizes आ जाते हैं। तो instead of referencing the parent element जो M में हो रहा था, जब rems की बात आती है तो rems are directly relative to the root element of your website। और ये जो R है ना रेम में, ये रूट के लिए स्टैंड करता है। तो M तो आपको समझ आ गया, रिलेटिव टू दी M का विड्थ ऑफ योर बेस फॉन्ट साइज, और R मतलब रूट की हमें फर्क ही नहीं पड़ता आपके पेरेंट कंटेनर में क्या है, हम सबके सब उस रूट साइज को ही रेफर करेंगे। वो या तो HTML टैग में होगा या आपकी क्रोम की सेटिंग में होगा। मोस्ट केसेस में आपकी क्रोम की सेटिंग में ही होता है, बट ये जो रूट वर्ड है मोस्टली CSS में ये HTML टैग के अंदर जो एलिमेंट होता है उसके अंदर की प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है। बट मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं घुसूंगा, मुझे ओवरडू नहीं करना है। बट आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू रीड टाइपोग्राफी के बारे में थोड़े से आर्टिकल्स एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट CSS। अपने फिग्मा के इंस्पेक्ट पैनल को खोलना शुरू करो, थोड़ा सा डीप जाना शुरू करो, क्योंकि हम 6th एपिसोड पे आ गए हैं। And you have to start learning on your own and make sure that you revise everything that you're learning and you start reading Medium articles. I'm reinforcing this point again and again. And I would publish, I would share the link of my articles in the bio as well. They will definitely help you. And finish your pending videos after this video. तो अगर अभी तक के 6 episodes में आपने 2-3 देख लिए, 2-3 नहीं देखे, तो प्लीज इस episode के बाद जरूर देख लेना, because पूरा सिलेबस कवर नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। अगर सीखना है, अगर आपको मैं फ्री में ये सब सिखा रहा हूँ, then you have to learn, keeping that discipline. And अगले सेशन में we will cover the declarations. तो अभी तक तो सारी थ्योरी देख रहे थे। नेक्स्ट सेशन में हम फिग्मा खोलेंगे और एक्चुअली में ये सारे टाइप स्टाइल्स डिक्लेयर करेंगे। बट इस बार आपको पता होगा कि अंश हेडिंग्स को और पैराग्राफ्स को और UI टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट कर रहा है, ये ऐसे लाइन हाइट क्यों चेंज कर रहा है, ये कर्निंग क्यों चेंज कर रहा है। आपको एक लॉजिकल अप्रोच समझ आएगी कि रेम्स क्यों यूज करने हैं, एम्स क्यों नहीं यूज करने, ये रेम्स वर्ड आया कहाँ से। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड हाँ, अगर आपका मन है थोड़ा और सीखने का, जल्दी से 1 घंटे में जिनको मज़ा आता है कि 1 घंटे में कुछ इंटरेस्टिंग सा सिखा दो, तो प्रीमियम सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्राफी।
एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो डिज़ाइन के बाहर की स्किल्स है, जो आपको हेल्प करती है जस्ट टू एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस एंड योर आउटपुट। तो एक सेशन है इंटरफेस डिज़ाइन पे, माइक्रो टिप्स, छोटी छोटी टिप्स जहाँ से आपका इंटरफेस डिज़ाइन बहुत ईजिली इंप्रूव हो जाता है। देन नोशन के ऊपर एक सेशन है वेयर आई टॉक अबाउट हाउ आई डॉक्यूमेंट माई लर्निंग्स एंड माई जर्नी एंड एवरीथिंग ऑन नोशन। देन द आर्ट ऑफ लर्निंग फास्ट एंड अर्निंग मोर, कि आप जल्दी चीज़ें कैसे सीख सकते हो और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। देन देयर इज अ सेशन ऑन हाउ टू गेट अ डिज़ाइन जॉब दैट पेज यू वेल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इट इज़ अ स्किल एक्चुअली। फिर अभी लेटेस्ट सेशन मैंने सिस्टम्स इन फिग्मा का शुरू करा है, जहाँ पर अगर आपका एक इंस्टाग्राम पेज है, आपके ब्रांड का इंस्टाग्राम पेज है, तो आप फिग्मा में ऐसे सिस्टम्स कैसे बना सकते हो जिससे आपके लिए कराउजल्स और पोस्ट बनाना इजी हो जाए। तो मेरा पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पेज का सिस्टम फिग्मा पे है। तो आई टेक यू थ्रू कि मैं अपने आप को क्लिक कैसे करता हूँ, इक्विपमेंट का कॉस्ट कैसा है, कितने पैसे लगते हैं, कैसे आप सिस्टम्स बना सकते हो एंड सो फोर्थ। तो सेशंस में अनलिमिटेड रिप्लेस होते हैं, आप एक बार ही खरीदो तो आप बार बार उनके रिप्लेस देख सकते हो। लाइव सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इन सारी सबकी डिटेल्स आपको anshmehra.graphy.com पे मिल जाएगी, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कॉमेंट योर रिव्यूज, क्योंकि जब आप कॉमेंट करते हो तो मुझे पता होता है कि it is working, and even YouTube helps me promote my video. If you don't comment, if you don't like, then it won't help me promote this video. And अगर आप Instagram पर हो, definitely connect with me on anshmehra.work. अगर आप review डालते हो, don't forget to tag me, because then I can repost and just get the word out. And yes, I am super happy कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो। और भी episodes available है। At the end of this 15 episode series आपको at least आपके basics clear हो जाएंगे। आपको fear नहीं होगा ये यूएक्स की दुनिया में घुसने के लिए। उसके बाद आपने जितना एडवांस सीखना आप सीख लो, बट आपके बेसिक्स जरूर क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप दैट यू लर्निंग, आई होप यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस। हेलो Sir, is this Mr. Verma for apartment rentals? हैं? Sir, हिंदी आता है? हाँ, हिंदी आता है, बोलो। सर, मुझे बेलंदूर में एक 2 BHK अपार्टमेंट ढूंढना था, फुली फर्निश्ड, टेक एरिया के पास। तो अभी क्या रेंट्स चल रहे हैं? किस पर्पस के लिए? एक्चुअली मेरी इंटर्नशिप है यहाँ, 6 महीने की है, तो इसलिए घर लेना था रेंट पे। मैरिड हो? नहीं सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ड्रिंक्स लेते हो? ड्रिंक्स? ड्रिंक्स, दारू ड्रिंक्स करते हो? नहीं, ड्रिंक तो नहीं करता। घर कब से चाहिए? मतलब अभी से ही चाहिए, मैं तो बैंगलोर आ गया हूँ, नेक्स्ट वीक से इंटर्नशिप शुरू है मेरी। इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, मिनिमम 3 months पहले बताना होता बेटा। बट कोई तो घर खाली होगा ना? खाली है, बट बैचलर को नहीं देता मैं। क्यों? मैं तो ना ड्रिंक करता हूँ ना स्मोक करता हूँ। नहीं, और बेटे 6 महीने के लिए कोई घर नहीं मिलता। 12 महीने का तो रजिस्ट्री होगी, 11 का लोगे तो नोटराइज्ड एग्रीमेंट बनेगा, 3 महीने सिक्योरिटी, 1 महीने का एडवांस रेंट, स्टैंप ड्यूटी। ये सब तो मुझे नहीं पता क्या होता है। हाँ तो गूगल कर लो, टेक के हो आप। हाँ बट अच्छा, तो घर आपका है या किसी और का है? बेटे घर मेरा थोड़ी होगा, मैं ब्रोकर हूँ। अच्छा, तो पेमेंट आपके नाम होगी या? पेमेंट आपको दूसरे ब्रोकर को करनी होगी। दूसरा ब्रोकर? जिससे डील साइन करवाओगे वो भी तो आएगा। तो आप कौन हो? मैं भी ब्रोकर हूँ। तो एक घर के लिए एक ही ब्रोकर तो होगा। तो एक काम करो, आप उस पे डायरेक्टली जाओ, उससे ही बात कर लो, जाओ। बजट कितना आपका? मैक्सिमम 10-15 हज़ार। बेटे इतने में तो आपको 1 BHK नहीं मिलना, मिनिमम 20,000 का, वो भी सेमी फर्निश्ड मिलेगा। इतना तो बजट नहीं है मेरा। चलो एक बार मिलो मुझसे, कंसल्टिंग लगती है मेरी, कंसल्टिंग फीस 800 रुपये। किस बात की? बेटे आपको बेंगलोर का बेस्ट ब्रोकर मिल गया है, ज्ञान की फीस नहीं दोगे आप? अरे भैया मुझसे गलती हो गई आपको फोन मिलाकर। रुको, 10,000 का भी है, थोड़ी हाइट पर है। कंसल्टिंग फीस मत दो, डायरेक्टली घर देखने आ जाओ। अभी चाबी पड़ी है मेरे पास, आ जाओ आप। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रहने दो। सुनो तो, आप 1 सेकंड बात सुनो, आप आ जाओ। चाबी पड़ी, मैं दिखा देता हूँ ना। अरे सुनो तो सही मेरी आप।